नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका श्री अरविंदो आईएएस में। और मैं आपका मित्र महेंद्र। साथियों, आज ही देखिए आप जेल प्रहरी 2020 का नोटिफिकेशन आपके सामने है और मध्य प्रदेश सरकार ने इसे आज रिलीज़ कर दिया है। हालांकि इसका एग्जामिनेशन, जैसे कि लोग कयास लगा रहे थे कि पुलिस विभाग एग्ज़ाम लेगा या कोई एक नई संस्था बनाई जा रही है वह एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होते हुए इसका एग्ज़ाम पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि व्यापम के द्वारा ही ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और व्यापम ने आज इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप चाहें तो इसकी थोड़ी डिटेल आज के न्यूज़पेपर अखबार में आप देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्या उसमें खास बातें हैं इस नोटिफिकेशन में, उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 का एग्जामिनेशन और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। और दूसरा ये साथियों कि हमारे चैनल पर आपको इसका पूरा कोर्स उपलब्ध होगा, क्योंकि आपको एग्जाम देने के लिए आपके पास 1 अगस्त से जब नवंबर में एग्जाम ऑर्गेनाइज हो रहा है तो तब तक के लिए 90 दिन आपके पास शेष हैं। उन 90 दिनों में आप हमारे साथ बने रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आप इस एग्जाम में सफल हो जाएं और हमारी यही इच्छा और आशा है। चलिए आइए कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है इस नोटिफिकेशन के बारे में वो पहले चर्चा हो जाए, फिर थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आवेदन पत्र भरने की जो शुरुआती तिथि होगी वो क्या होगी और कब से इसके आवेदन पत्र भराना शुरू होंगे। तो मैं देखूं सबसे पहले आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि। तो प्रारंभ जो तिथि है, कब से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, तो वो तिथि रखी गई है 27/7/2020। 27/7/2020 से आवेदन की तिथि शुरू हो जाएगी, यानी कि इसी महीने की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 27 तारीख से आवेदन पत्र भरना शुरू हो जाएंगे। और अंतिम तिथि कब तक होगी, तो अंतिम तिथि इसकी हो जाएगी, ये तो प्रारंभ तिथि हो गई थी, इस आवेदन को भरने की जो फाइनल डेट रखी गई है, अंतिम तिथि वो रखी गई है 10/8/2020। इसका मतलब अगला महीना। तो आपके पास कुल दिन रहते हैं इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, ये कुल 15 दिन। आपके पास 15 दिन का टाइम है कि आप अपना फॉर्म या आवेदन आप कर सकते हैं। हालांकि आप पहले ही 15 दिन के पहले ही ध्यान रखना, आप इस अंतिम तिथि का इंतजार ना करिए। आप अंतिम तिथि से पहले ही अपना आवेदन पत्र सबमिट कर दीजिए। उससे फायदा ये है कि बाद में कई बार क्या होता है, वेबसाइट क्रश हो जाती है, बहुत ज़्यादा हौच पौच उस पर होने के कारण कई बार लास्ट डेट तक हम लोग नहीं पहुंच पाते और हमारा आवेदन पत्र छूट जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो नई चीजें व्यापम ने डाली हैं इस बार पीईबी ने, वो ये भी है, पिछले एग्जामों में भी था कि अगर आप अपने आवेदन में संशोधन करना चाहें, किसी भी प्रकार का आप चेंज अगर करना चाहें, कुछ गलती से मिस्टेक से कुछ उसमें गलत भरा गया, कई बार नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, फादर नेम गलत हो जाता है, मदर नेम गलत हो जाता है, कई बार डेट ऑफ बर्थ भी गलत भर दी जाती है। तो अगर उसमें आप संशोधन करना चाहें तो ध्यान रखिएगा, संशोधन करने की जो तिथि रखी गई है इसमें वो रखी गई है आपकी 15/8/2020। इसका मतलब ये है कि आपको 27 तारीख से 15 तारीख तक ही आपको मिल रही है संशोधन करने की तिथि। लेकिन आप ध्यान रखिए कि अंतिम तिथि के पश्चात भी पीईबी ने 5 दिन का अतिरिक्त समय आपको दिया है अपने आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो ये 27/7/2020 से आवेदन प्रारंभ होंगे भरना, 10/8/2020 तक यानी 10 अगस्त तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। कुल 15 दिन का समय है आपके पास आवेदन को सबमिट करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। और आप अगर उसमें संशोधन करना चाहें, कुछ बाई मिस्टेक हो गया है गलती से, तो आप 15/8/2020 तक उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, आप चेंजेस उसमें कर सकते हैं। अब आइए चर्चा कर लें हम लोग इसमें कि आपका एग्जाम किस दिन होगा। तो ये परीक्षा का दिन व दिनांक, ठीक है, एग्जामिनेशन का डे और डेट, ये कब है एग्जामिनेशन हमारा, जो व्यापम ने तय किया है कि किस तारीख को एग्जाम हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम शुरू किया है इन लोगों ने 3 नवंबर से लेकर, और डेट रखी है उसकी 10 नवंबर 2020 के बीच। तो 3 नवंबर से 10 नवंबर 2020 के बीच में इसकी तिथि रखी गई है। तो कुल ये 6, 7, 8 दिन कम से कम एग्जाम चलेगा। और ध्यान रखिएगा, एग्जाम ठीक लास्ट ईयर जैसा 2018 में जो एग्जामिनेशन हुआ था कि प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट यानी 2 शिफ्ट में पेपर लिए जाएंगे। जो प्रथम पाली होगी परीक्षा की, पहले उसकी चर्चा देख लीजिए, और जो सेकेंड पाली होगी उसकी चर्चा देख लीजिए। तो हम देखें उसको आगे कि किस पाली में इसकी एग्जामिनेशन होने वाला है। तो जो पहली पाली है वो देखें हम लोग क्या है, जो पहली पाली रखी गई है परीक्षा की उसको अच्छा मैं यहाँ डिटेल में नोट कर देता हूँ कि प्रथम पाली कौन सी होगी उसमें और सेकंड पाली कौन सी होगी, वो आप यहाँ देख लीजिए इस पर कि कब कब है एग्जामिनेशन।
तो एग्जामिनेशन 3 से 10 नवंबर के बीच जो प्रथम पाली रखी गई है, प्रथम पाली, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम और सेकेंड पाली यानी कि द्वितीय शिफ्ट में एग्जाम। तो पहली पाली और सेकेंड पाली में जो एग्जामिनेशन रखा गया है उसमें सबसे पहले तो अब ये कर दिया है, चूंकि ऑनलाइन पेपर होते हैं, ऑनलाइन पेपर होने में क्या है, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब आपको उपस्थित होने का क्या टाइम रखा गया है। तो मैं यहाँ देखूं पहले रिपोर्टिंग करने का जो टाइम है, तो प्रथम पाली वालों के लिए रिपोर्टिंग करने का टाइम रखा गया है 7 से 8 बजे के बीच, यानी आप सुबह मॉर्निंग में 7 बजे पहुंच जाएं तो 7 से 8 के बीच आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद जब आप अंदर होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन पेपर के जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश हैं, उनको पढ़ने के लिए आपको टाइम दिया गया है 8:50 से सुबह 9 बजे तक। यानी आप 10 मिनट अपनी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश उसमें दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पर, मॉनिटर पर, वो आप 10 मिनट पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन आपका सुबह शुरू होगा 9 बजे और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका पेपर 3 घंटे का पेपर है कंप्लीट। आपको 9 से 12 बजे तक एग्जिट उसमें हो जाएंगे और आप आराम से पेपर दे पाएंगे। इसी प्रकार द्वितीय पाली की अगर चर्चा करें, सेकेंड शिफ्ट की अगर चर्चा की जाए, तो आपका रिपोर्टिंग का समय है सुबह 12 से लेकर 1 बजे तक दोपहर में। तो 12 बजे से 1 बजे तक, 12 से 1 के बीच में आप रिपोर्टिंग करेंगे अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर। उसी प्रकार 1:50 से लेकर 2 बजे तक दिन में दोपहर को आप 10 मिनट इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं उस पर भी कि क्या महत्वपूर्ण निर्देश है परीक्षा को देने के मामले में। और जो शाम वाला टाइम रखा गया है वो 2 बजे दोपहर से लेकर शाम को 5 बजे तक, ये आपका शाम का शिफ्ट का एग्जामिनेशन का टाइम रखा गया है। ठीक है, तो पहले सुबह वाले जो लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, वो 7 से 8 के बीच पहुंच जाएंगे। जो दोपहर वाले अभ्यर्थी हैं वो 12 से 1 के बीच रिपोर्टिंग करेंगे। 10 मिनट का टाइम सुबह वालों को भी दिया गया है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, और वही 10 मिनट का समय दिया गया है दोपहर वालों को भी अपने परीक्षा से संबंधित इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए। तो सुबह भी परीक्षा का समय 3 घंटे और दोपहर वालों के लिए परीक्षा का जो समय रखा गया है वो 3 घंटे रखा गया है। आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण पदों इस पर चर्चा करें इसकी। तो अब हम लोग ये देख लें इसमें कि कितने पद इस बार रखे गए हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए और किस प्रकार से उनका डिवाइडेशन यानी कि आरक्षण भी किया गया है। तो कुल पदों की इस बार संख्या रखी गई है 282। साथियों बहुत ज्यादा पद है 282, ध्यान रखना, इन्हें कम नहीं कहा जा सकता क्योंकि जेल प्रहरी का एग्जाम एक क्राइटेरिया के अंतर्गत होता है, उसका सिलेबस भी अभी हम लोग देखेंगे, इसलिए 282 पद रखे गए हैं। और 282 पद किस तरह से डिवाइड किए गए हैं कैटेगरी वाइज वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें 105 पद रखे गए हैं अनारक्षित श्रेणी वालों के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए। 105 पोस्ट इनके लिए रखी गई है। 11 पोस्ट रखी गई है EWS वाले अभ्यर्थियों के लिए। अब EWS वाले अभ्यर्थी वे अभ्यर्थी हैं, वे ऐसे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में ही आते हैं और जनरल कैटेगरी में वो एक मापदंड का पालन करते हैं। और आप ये देखिए कि उन्हें रखा गया है, हम लोग कह सकते हैं कि उन्हें जनरल कैटेगरी में भी पिछड़ा, काफी जो पिछड़े हैं, बहुत ज्यादा जिनकी आय कम है, वो लोगों के लिए, उन लोगों के लिए 11 पद यहां रखे गए हैं। उसी प्रकार 45 पोस्ट SC कैटेगरी के लिए रखी गई है। इसे हम लोग बोलेंगे अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 पोस्ट इसमें रखी गई है, आरक्षित की गई है। 56 पोस्ट इसमें ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति वाले अभ्यर्थियों के लिए रखी गई है 56 पोस्ट। और इसमें 76 यानी कि 76 पोस्ट OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रखी गई है। तो ये आरक्षण है इतने लोगों को कि इतने इतने पदों को इन हिसाब से, इस कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया गया है। कुल 282 पोस्ट है। 105 पोस्ट अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए, 11 पोस्ट EWS वाले अभ्यर्थियों के लिए, 45 SC, 56 ST और 76 पोस्ट रखी गई है OBC वाले अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब हम ये देख लें कि क्या रिटन एग्जामिनेशन निकलने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन भी इन लोगों को देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप बने रहिए साथ में चैनल पर और देखिए आप। अब हम लोग देखें कि इनके जो फिजिकल होगा यानी कि जो शारीरिक मापदंड होगा वो किस प्रकार का होना है। क्या उसमें दौड़ रखी गई है, क्या गोला फेंक रखा गया है, या किस प्रकार से वो सब होगा वो आप देखिए यहाँ बोर्ड पर। तो शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल की अगर हम लोग चर्चा करें तो ध्यान रखना, सबसे पहले इसमें मैं पहला पॉइंट दे रहा हूं, हाइट, हमारी ऊंचाई। तो आपकी ऊंचाई होना चाहिए, अगर आप पुरुष हैं, अगर आप मैन हैं, बॉय हैं, तो आपकी ऊंचाई रखी गई है 165 सेंटीमीटर।
आपकी इतनी हाइट होना चाहिए तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। और महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर 158 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, जो अभ्यर्थी गर्ल्स हैं, जो वुमन हैं, उनके लिए। ठीक है, तो ये तो हाइट की चर्चा हो गई। सेकेंड फिजिकल में और क्या रखा गया है, तो नंबर 2 पर रखी गई है इसमें दौड़। ठीक है, आपको दौड़ भी लगानी है। दौड़ का जो मीटर रखा गया है वो ध्यान रखना, कुल 800 मीटर की दौड़ होगी, लेकिन ये 800 मीटर की दौड़ को 3 भागों में बांट दिया गया है। किस प्रकार के 3 भाग में, वो देख लीजिए आप। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, उनको ये 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करना है 2 मिनट 50 सेकेंड में। ठीक है, 2 मिनट 50 सेकेंड में जो पुरुष होंगे उनको कंप्लीट करना है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, जो महिलाएं शामिल होंगी उसमें रिटन एग्जामिनेशन निकलने के पश्चात, तो जो महिलाएं शामिल होंगी, जो लड़कियां उसमें शामिल होंगी 800 मीटर की दौड़ में, उनके लिए समय रखा गया है 4 मिनट, कंप्लीट 4 मिनट। ठीक है, ये याद रखना है। और अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक या कोई होमगार्ड से संबंधित व्यक्ति है, होमगार्ड से संबंधित, तो उन लोगों को ये दौड़ कंप्लीट करना है 3 मिनट 15 सेकेंड में, 3 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, ये कंप्लीट इनको दौड़ करना है। तो सेकेंड पार्ट हो गया फिजिकल का, दौड़ इतने इतने मिनट में आपको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस भी आप अभी से शुरू कर दें। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी आप अभी से धीरे धीरे प्रैक्टिस करना सुबह सुबह शुरू कर दीजिए। हाइट पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 158 सेंटीमीटर रखी गई है हाइट। दौड़ में 800 मीटर की दौड़ होगी, सभी के लिए कंपलसरी है, ध्यान रखना। ये 2 मिनट 50 सेकेंड पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 4 मिनट और भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकेंड की दौड़ रखी गई है। ठीक है, एक और इवेंट इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, उसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये है। तो नंबर 3 नंबर पर शारीरिक मापदंड में रखा गया है गोला फेंक। ठीक है, आइए देखें इसका भी थोड़ी सी डिटेल। गोला फेंक, अब गोला फेंक में क्या डिटेल रखी गई है। गोला फेंक में ध्यान रखना, पुरुषों के लिए सभी प्रकार के, ध्यान रखना इसमें अनारक्षित, रक्षित, सभी जो भी रिजर्व है वो भी, अनरिजर्व है वो भी। तो जो लोग गोला फेंकेंगे पुरुष, वो ध्यान रखना उनको 20 फीट तक गोला फेंकना है। और इन पुरुषों के लिए गोले का वजन होगा 7 किलोग्राम 260 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब यह है कि लगभग 7.25 किलोग्राम का गोला इन्हें फेंकना है 20 फीट तक। तो उसकी प्रैक्टिस भी आप अभी से कर लीजिए। महिलाओं के लिए ये जो फिट है ये है 16 फीट, और ध्यान रखना है उनके लिए गोले का वजन भी कम रखा गया है, उनको 4 किलोग्राम का गोला फेंकना है केवल। ठीक है, ये 7 किलोग्राम पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम, और उनको फिट भी 4 फीट कम फेंकना है पुरुषों की अपेक्षा। तो वो भी वहां किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों को यहां गोला फेंकना है 15 फीट। ठीक है, और उनके लिए भी रखा गया है गोले का वजन जितना पुरुषों के लिए रखा गया है 7.260 ग्राम। ठीक है, तो ये जानकारी इतनी हो जाएगी यहां। अच्छा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अगर ध्यान रखिए, अगर आपने दौड़ क्वालिफाई नहीं की, अगर आप रनिंग नहीं कर पाए कंप्लीट, तो आपको गोला नहीं फेंकने दिया जाएगा। इसका मतलब आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए दौड़ की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो लोग दौड़ में कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही उन्हें गोला फेंकने दिया जाएगा। तो पुरुषों के लिए 20 फीट, महिलाओं के लिए 16 फीट, भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए 15 फीट रखा गया है। पुरुषों के लिए गोले का वजन 7.260 ग्राम, यानी लगभग 7.25 किलोग्राम का, और महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम का गोला होगा। ठीक है, क्लियर चीज है, आगे बढ़ रहे हैं इसमें। ये 3 इवेंट तो रखे गए हैं किसमें, शारीरिक मापदंड के अनुसार। अब इसमें यह देख लीजिए कि आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए तो आप इस एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। ठीक है, पुरुषों के लिए ध्यान रखना, पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है, और जो अधिकतम आयु रखी गई है वो 33 वर्ष रखी गई है, और ये रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि ये अनारक्षित श्रेणी के पुरुषों के लिए रखी गई है। जबकि सभी प्रकार के महिलाओं के लिए अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जो कि सभी कैटेगरी शामिल है। उसमें ध्यान रखना जनरल कैटेगरी की महिलाएं भी शामिल हैं, ओबीसी, एससी और एसटी, इन सभी के लिए जो एज रखी गई है वो न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है, और अधिकतम रखी गई है 38 वर्ष। ठीक है, मतलब कि यहाँ जनरल कैटेगरी से 5 वर्ष ज्यादा दिए गए हैं यहाँ पुरुषों को, ओबीसी में जनरल कैटेगरी की महिलाओं को, एससी और एसटी, और सभी प्रकार के पुरुषों को अनारक्षित छोड़कर। ये हो गई आयु सीमा की चर्चा। इतनी आयु सीमा उसमें रखी गई है, और इन्होंने जो क्राइटेरिया तय किया आयु सीमा में वो ये तय किया है कि 1 जनवरी 2020 से किया है।
मतलब 1 जनवरी 2020 को आपकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 38 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2020 की गणना के अनुसार। ठीक है, ये तो हो गई इतनी चीजें। अब क्या परीक्षा सेंटर की अगर चर्चा की जाए तो क्या पूरे मध्य प्रदेश को परीक्षा केंद्र बनाया गया है? नहीं, ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, इसलिए जो एग्जामिनेशन सेंटर यानी जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आप 16 परीक्षा केंद्र में से किसी भी एक केंद्र को चुन सकते हैं। उन 16 परीक्षा केंद्रों में से एक बनाए गए हैं भोपाल, जो बड़े बड़े शहर हैं वो सभी बनाए गए हैं, इंदौर, ग्वालियर बनाए गए हैं, जबलपुर बनाए गए हैं। ठीक है, जबलपुर के साथ उज्जैन को भी ऑनलाइन सेंटर बनाए गए हैं। उज्जैन के बाद नीमच, नीमच के बाद में बनाए गए हैं रतलाम। ठीक, नीमच, रतलाम, रतलाम के बाद बनाए गए हैं मंदसौर, मंदसौर के बाद में सागर। ठीक, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, सतना को बनाए गए हैं, खंडवा को बनाया गया है इसी के साथ, गुना, गुना के बाद में दमोह। ठीक, दमोह के बाद में सीधी, या इस तरफ लिख दूं मैं सीधी, सीधी के बाद में छिंदवाड़ा। ठीक है, सीधी, छिंदवाड़ा, और इसमें सेंटर बनाए गए हैं अंतिम बालाघाट। ठीक है, ये 16 सेंटर हैं। इन 16 सेंटरों में से आप किसी भी एक सेंटर पर एग्जाम दे सकते हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट, इन 16 एग्जामिनेशन सेंटर में से आप किसी भी एक सेंटर पर अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इस के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर इस वाले वीडियो के, परीक्षा का सिलेबस, यानी परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम होगा उसकी ओर चर्चा कर लीजिए आप। तो हम लोग देखें यहां इस परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम रखा गया है। तो साथियों, जो सिलेबस रखा गया है इस परीक्षा का वो 2018 के अकॉर्डिंग ही रखा गया है। तो 2018 में जो एग्जाम हुआ था और अब जो एग्जाम होगा उसको देख लीजिए आप। सबसे पहले इसमें रखा गया है सामान्य ज्ञान, ठीक है, जिसे हम लोग जीके भी कहते हैं, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। सेकंड इसमें रखा गया है सामान्य हिंदी। ठीक है, तो इसमें रखी गई है हिंदी का भी एक विषय रखा गया है, जनरल हिंदी। फिर इसमें रखा गया है सामान्य अंग्रेजी, यानी इंग्लिश का भी एक पेपर रखा गया है इसमें। 2018 में भी यही पैटर्न था, सेम अंग्रेजी का रखा गया है। सामान्य गणित, ठीक है, जनरल मैथमेटिक्स, सामान्य गणित भी रखा गया है। और रखा गया है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। ठीक है, हालांकि जीके का ही पार्ट होता है लेकिन यहाँ अलग से उसको डिफाइन किया गया है। तो आपको कितने पोर्शन दिखाई दे रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी आपको 5 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, 5 विषय दिखाई दे रहे हैं। और ध्यान रखना, इन सभी से मिलाकर पेपर आएगा 100 नंबर का, 100। 2018 में, 2018 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ध्यान रखना, इनने क्या किया था, इनने सभी पार्ट को 20-20 क्वेश्चन में बांट दिया था। इस तरह ये 100 हो जाते हैं। 20 नंबर जीके, 20 हिंदी, 20 अंग्रेजी, 20 गणित और 20 सामान्य विज्ञान। इस प्रकार ये 100 हो सकते हैं। तो हम उम्मीद ये करके चल रहे हैं 2018 के एग्जाम के अकॉर्डिंग के अनुसार, एग्जाम के ही अनुसार, कि 2020 में भी हो सकता है कि इसी प्रकार का पैटर्न आपके सामने हो, यानी 20 क्वेश्चन जीके, 20 क्वेश्चन हिंदी, अंग्रेजी 20 और ये सब 20-20 के होंगे। इस प्रकार ये 100 हो सकते हैं। ध्यान रखना, लेकिन यहां ये क्वेश्चनों की संख्या आगे पीछे हो सकती है, सब 15-15 भी हो सकते हैं और किसी को आगे बढ़ा सकता है, कुछ 18 के भी हो सकते हैं, वो भी बढ़ा सकता है। लेकिन चूंकि 2018 को अगर मानकर चला जाए तो सभी क्वेश्चन उम्मीद करें कि 20-20 नंबर के क्वेश्चन यहां से आएंगे। ठीक है, ये यहां से स्थिति इतनी क्लियर हो जाती है, इसमें तो कोई डाउट आपको है नहीं। अब हम लोग ये देखें इसमें कि आप इन सारी चीजों की आप तैयारी करेंगे कैसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट इस बात का है यहां कि आप जब भी इनकी तैयारी करेंगे इन सारे पेपर की, तो आप किन पुस्तकों से पढ़ें, आप सामान्य ज्ञान कहां से तैयार करें, हिंदी कहां से करेंगे, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, ये एक बड़ी हेडेक है। अच्छा, इस बार के जो सिलेबस है उसमें उन्होंने बिल्कुल ये नहीं लिखा है कि सामान्य ज्ञान के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सामान्य ज्ञान की अगर आप चर्चा करेंगे, अगर मैं जनरल स्टडी की चर्चा करूं तो वो तो इतना ब्रॉड है कि हम लोग उसको कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तो एक प्रॉपर रणनीति हमें चाहिए कि हम किस तरह से उसकी तैयारी करें। और अगर कोई ये कहे कि मैं इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन आपका करा सकता हूं, आप बस इतना पढ़ लीजिए, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पहली बात तो टॉपिक क्या आने वाले हैं। तो साथियों, हम लोग अगले वीडियो में
जब भी हम लोग अगला वीडियो लेकर आएंगे एक आध दिन में, तो हम लोग उसमें यह चर्चा करेंगे कि आपको सामान्य ज्ञान कहां से, किन पुस्तकों से पढ़ना है। एक पुस्तकों की सूची उसमें आपके सामने होगी, हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, गणित और विज्ञान के लिए। इसके अलावा हम लोग 1 अगस्त से आपके सामने उपस्थित होंगे पूरा एक कंप्लीट कोर्स लेकर जेल प्रहरी का, जिसे हम 90 दिन से पहले आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। ये सारे के सारे सब्जेक्ट उसमें सम्मिलित होंगे और इसके साथ साथ पिछले वर्षों में जो भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे पेपर आपके सामने होंगे, सॉल्व पेपर। ठीक है, तो ये सारा पाठ्यक्रम आप इसको फैलाइए लोगों तक ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप जेल प्रहरी के लिए एक कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, पूरा आप एक चाहते हैं कि सारी डिटेल आपको मिले, आपको पुस्तकों की सूची मिले, आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएं, आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिले, तो आप श्री अरविंदो IAS को सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक अगले वीडियो में सबसे पहले हम लोग इसमें शुरू करेंगे कि पिछले वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इस एग्जामिनेशन में। तो हम लोग पहले पिछले वर्षों के पेपर लगाएंगे और एक कंप्लीट कोर्स आपके सामने हम लोग लेकर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो में। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच।